हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल जीके मेट में। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि रेलवे और एसएससी में आ चुके हैं। ये पार्ट नंबर 6 है। इससे पहले मैंने 5 पार्ट और किए हैं, उसे जाके ज़रूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। डीपीटी वैक्सीन इज एडमिनिस्ट्रेटेड टू प्रिवेंट डिजीज़ लाइक। डीपीटी का जो टीका दिया जाता है वो किस बीमारी को रोकने के लिए दिया जाता है, बताइए। डिप्थीरिया, काला खांसी, टेटनस, या डेंगू, काला खांसी, टाइफाइड, या डेंगू, पोलियो और टिटनस, या डिप्थीरिया, काला खांसी और टाइफाइड। बताइए किसे रोकने के लिए दिया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डिप्थीरिया, काला खांसी और टिटनस। इंग्लिश में डिप्थीरिया, परटूसिस और टिटनस। इसका फुल फॉर्म भी याद रखिएगा। डी फॉर डिप्थीरिया, पी फॉर परटूसिस जिसे हिंदी में हम लोग काला खांसी बोलते हैं, और टी फॉर टिटनस। ठीक है। अब परटूसिस को ही एक और नाम से जाना जाता है वूपिंग कफ। बहुत जगह क्या लिखा जाता है, वूपिंग कफ, WHOOPING, वूपिंग कफ, COUGH, वूपिंग कफ। ठीक है। परटूसिस को बहुत जगह लिख देता है वूपिंग कफ, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में है। द वाइस प्राइज 2012 इज ऑल्सो नोन एज नोबेल पीस प्राइज फॉर एजुकेशन was confirmed by the वाइस समिट इन दोहा। वाइस पुरस्कार 2012 जो शिक्षा के लिए नोबेल पुरस्कार के रूप में जाना जाता है, वो वाइस शिखर सम्मेलन दोहा द्वारा दिया गया था। किसे दिया गया था बताइए। ऑप्शन ए माधव चौहान, ऑप्शन बी यशपाल, ऑप्शन सी MS स्वामीनाथन, या डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर क्या होगा, माधव चौहान, ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। इसमें एक बात और ध्यान दीजिएगा, जो नोबेल पीस प्राइज़ है वो कितने फील्ड में दिए जाते हैं। नोबेल पीस प्राइज़ जो है वो कितने फील्ड में दिए जाते हैं, वो 6 फील्ड में दिए जाते हैं। कितने फील्ड में दिए जाते हैं, 6 में। कौन सा, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मेडिसिन में, लिटरेचर में, पीस में और इकोनॉमिक्स में। ठीक है। हिंदी में देख लीजिए, भौतिकी में, रासायनिक में, मेडिसिन में, ठीक है, साहित्य में और शांति में और अर्थशास्त्र में दिए जाते हैं। ठीक है, इसको याद रखिएगा। और इसमें एक क्वेश्चन और छुपा हुआ है, इसको भी ध्यान रखिएगा। नोबेल प्राइज़ फॉर एजुकेशन किसे कहा जाता है, तो वाइस प्राइज़ को कहा जाता है। ये भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है। और हाँ, गणित में, मैथ्स में, आपको पता है ना, मैथ्स में नोबेल पीस प्राइज़ नहीं दिया जाता है। तो मैथ्स का नोबेल पीस प्राइज़ किसे कहा जाता है, ये भी क्वेश्चन पूछता है। तो उसका क्या हो जाएगा आंसर, एबल प्राइज़ वहाँ दिया जाता है। एबल प्राइज़ को क्या बोलते हैं, मैथ्स का नोबेल प्राइज़। इसको भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अन संग सू की इज ए नेटिव टू। अन संग सू की किस देश का निवासी है या था, बताइए। चीन, म्यांमार, अरुणाचल प्रदेश या तिब्बत। बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा म्यांमार। और एक बात और, जो अन संग सू की थे वो क्या थे, पॉलिटिशियन थे। पॉलिटिशियन, ये पॉलिटिशियन थे, ये भी याद रखिएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं जो कि एसएससी और रेलवे में आ चुके हैं। ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इथेनॉल कंटेनिंग 5% वाटर इज नॉन एज। 5% पानी युक्त इथेनॉल के रूप में जाना जाता है किसे, बताइए। डाइल्यूट एल्कोहल, पावर एल्कोहल, रेक्टिफाइड स्पिरिट या एब्सोल्यूट एल्कोहल।
बताइए क्या होगा इसका आंसर। इसे क्या कहा जाता है, रेक्टिफाइड स्पिरिट, रेक्टिफाइड स्पिरिट। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा इसमें, रेक्टिफाइड स्पिरिट को कभी कभी क्या लिख देता है, प्योर एल्कोहल, प्योर एल्कोहल, ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। रेक्टिफाइड स्पिरिट को ही प्योर एल्कोहल बोलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, पढ़िए और आंसर दीजिए। क्या है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट आर यूज्ड टू, संचार उपग्रह का इस्तेमाल किया जाता है, बताइए किसमें। रिसीव कम्युनिकेशन सिग्नल ओनली, रिसीव और रीडायरेक्ट कम्युनिकेशन सिग्नल ओनली, ऑप्शन सी प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, या ऑप्शन डी ट्रांसमिट कम्युनिकेशन सिग्नल ओनली। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा बी, रिसीव एंड रीडायरेक्ट कम्युनिकेशन सिग्नल। देखिए इसमें होता क्या है, मैं आपको बताता हूँ। इसमें क्या होता है, ग्राउंड स्टेट में, इस स्टेज में आप लोग जानते हैं जो टीवी स्टेशन रहते हैं, और ये सैटेलाइट है ऊपर में, आप लोग जानते हैं ये, और बीच में क्या रहता है, एंटीना। तो ये एंटीना के माध्यम से इसको सिग्नल भेजता है सैटेलाइट को, ठीक है, ये टीवी स्टेशन, और ये सैटेलाइट वापस रीडायरेक्ट करता है ये ग्राउंड स्टेट टीवी स्टेशन को, ठीक है। इसमें यही प्रोसेस होता है, ठीक है। ये सिग्नल क्या कहता है, ये जो सिग्नल जा रहा है इसको रीडायरेक्ट कर देता है वापस यहाँ, ठीक है, इसमें यही होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे, व्हाट इज द फर्स्ट सर्मन ऑफ बुद्धा, बुद्ध के प्रथम उपदेश को क्या कहते हैं, बताइए। ब्रह्मजल सूत्र, या धर्म चक्र परिवर्तन, या अक्षायन गोद सुत्ता, या महापरिनिर्वाण सुत्ता। इसका आंसर क्या हो जाएगा, धर्म चक्र परिवर्तन, ऑप्शन बी, इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द वन स्ट्रो रिवॉल्यूशन वाज रिटन बाय, बताइए एक स्ट्रो क्रांति किसके द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन ए रिचेल कार्सन, एम.एस. स्वामीनाथन, नॉर्मन बोरलंग, या मैसनोबो फुकुओका। बताइए किसके द्वारा लिखे गए हैं वन स्ट्रो रिवॉल्यूशन। ये लिखे गए हैं मैसेनो फुकुओका, ऑप्शन डी, ठीक है, ऑप्शन डी। और आप लोग सब जानते हैं कि एम.एस. स्वामीनाथन कौन थे, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति के पिता इनको कहा जाता है, एम.एस. स्वामीनाथन को, ठीक है। और ये इंडियन थे, इंडियन, ठीक है। और इसी में देख लीजिए एक और क्वेश्चन, जो नॉर्मन बोरलंग है ये भी फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन ही है, मगर कहाँ के निवासी हैं, USA के, ठीक है, इसमें ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी मैसनोबु फुकुओका, ठीक है। इसी के द्वारा वन स्ट्रो रिवॉल्यूशन लिखी गई है। और वन स्ट्रो रिवॉल्यूशन में किसके बारे में है, तो फार्मिंग के बारे में है, ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में है, ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में है, ठीक है, वन स्ट्रो रिवॉल्यूशन में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हु रोट द बुक वाई सोशलिज्म, किताब क्यों समाजवाद किसने लिखा था, बताइए। महात्मा गांधी, आचार्य नरेंद्र देव, M.N. रॉय, या जयप्रकाश नारायण। बताइए वाई सोशलिज्म, क्यों समाजवाद किसने लिखा था, बताइए आंसर। ये लिखे थे जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण। और एक क्वेश्चन पूछता है ध्यान से देखिएगा कि समाजवादी पार्टी की स्थापना किसने की थी, तो किसने की थी समाजवादी पार्टी की स्थापना, जयप्रकाश नारायण ने ही की थी, ठीक है। इसको भी ध्यान से
देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते, चलिए देखिए, हाइपोथर्मिया ओकर ड्यू टू लॉस ऑफ एक्सेसिव हीट फ्रॉम बॉडी ड्यू टू सडन लो बॉडी टेम्परेचर। किसमें अचानक कम शरीर के तापमान के कारण शरीर में अत्यधिक गर्मी की कमी होने के कारण हाइपोथर्मिया हो जाता है? बताइए, फ्रॉग या ह्यूमन बींग्स, लिजर्ड या स्नेक? बताइए, मेंढक, मनुष्य, छिपकली या सांप? किसमें हो जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ह्यूमन बींग्स, मनुष्य में, ठीक है। देखिए, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर जो होते हैं, जो मनुष्य का नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है वो कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। मगर जब हाइपोथर्मिया होता है तो उसका जो बॉडी टेम्परेचर है बिलो 35 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। मतलब एक लाइन में बोलें तो जो हाइपोथर्मिया क्या होती है? जब भी मनुष्य का जो शरीर का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाता है तो उस केस को हम लोग क्या बोलते हैं? हाइपोथर्मिया, ठीक है। इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। और ये सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर जो कि एसएससी और रेलवे में आ चुके हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द डिजीज दैट हैज़ बीन एरिगेटेड फ्रॉम द वर्ल्ड। बताइए, कौन सा डिजीज़ को एरिडिकेटेड किया गया है वर्ल्ड से, मतलब समाप्त किया गया है? वह बीमारी जो दुनिया से समाप्त कर दी गई है। लेप्रोसी, कुष्ठ या पोलियोमाइलिटिस जिसको पोलियो बोलते हैं, या चिकन पॉक्स, चेचक, या स्मॉल पॉक्स, चेचक? बताइए, ठीक है। लेप्रोसी, पोलियोमाइलिटिस या चिकन पॉक्स या स्मॉल पॉक्स? बताइए किसको पूरा दुनिया से समाप्त कर दिया गया है? वो है स्मॉल पॉक्स, याद रखिएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका, ऑप्शन डी, स्मॉल पॉक्स। इसमें और कुछ बातें बताता हूँ। देखिए, जो स्मॉल पॉक्स होते हैं वो किसके कारण होते थे? वेरियोला वायरस। जो स्मॉल पॉक्स होते थे वो किसके कारण होते थे? वेरियोला, VARIOLA, वेरियोला वायरस, ठीक है, इसके कारण होते थे, ठीक है, स्मॉल पॉक्स। और जो स्मॉल पॉक्स लास्ट सीन देखा गया है, मतलब जिसको हुआ था, वो 1977 में इसका लास्ट केस देखा गया था। और अब ये पूरा दुनिया से ख़त्म हो गया, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। और इसी में देखिए एक बात और बताता हूँ, जो चिकन पॉक्स होते हैं वो किस वायरस से होते हैं? वेरिसिला जोस्टर, वेरिसिला जोस्टर, VARI, वेरिसिला जोस्टर वायरस, ठीक है। जो चिकन पॉक्स होते हैं, चिकन पॉक्स ये किसके कारण होते हैं? वेरियोला सिला, ठीक है, जोस्टर इससे होते हैं। और जो स्मॉल पॉक्स होते हैं वो किसके कारण से होते हैं? कौन सा वायरस से? वेरियोला वायरस से, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे। नॉन रेसिडेंट इंडियन NRI किस दिन को मनाया जाता है? बताइए। यहाँ अनिवासी, ये हिंदी में ये होगा प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी में क्या होगा? प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? बताइए। इंग्लिश में क्या है? नॉन रेसिडेंट इंडियन डे कब मनाया जाता है? और हिंदी में प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? ये आप लोग जानते होंगे। इसका आंसर हो जाएगा 9 जनवरी। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 9 जनवरी 1915 को साउथ अफ्रीका से महात्मा गांधी इंडिया आए थे, इसलिए 9 जनवरी को प्रवासी
भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्लड इज ए, बताइए रक्त एक है, क्या है, कौन सा टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू, इपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू या रिप्रोडक्टिव टिश्यू, बताइए। संयोजी ऊतक या उपकला ऊतक, मांसपेशियों के ऊतकों या प्रजनन ऊतक, बताइए क्या है। ब्लड क्या है, रक्त क्या है। इसका आंसर हो जाएगा कनेक्टिव टिश्यू, ऑप्शन ए, संयोजी ऊतक। ठीक है, इसमें कुछ बातें और बताता हूँ। देखिए एक चीज़ इसमें ध्यान रखिएगा, जो बहुत बार पूछते हैं, ब्लड का पीएच, जो ब्लड का पीएच वैल्यू कितना होता है, तो याद रखिएगा कितना होता है, 7.4, 7.4। ठीक है, ब्लड का पीएच कितना होता है, 7.4। एक चीज़ और बताता हूँ, देखिए पीएच स्केल के बारे में, पीएच स्केल के बारे में। देखिए पीएच स्केल जो रहते हैं उसका जो रेंज रहता है 0 से 14 के बीच में रहता है, और बीच में क्या रहते हैं, 7, जो कि न्यूट्रल है। ठीक है, 7 से कम तो वो एसिडिक होगा। ठीक है, 7 से ज़्यादा तो वो बेसिक होगा, याद रखिएगा। ठीक है, पीएच वैल्यू में 7 नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है, न्यूट्रल। ठीक है, और 7 से कम एसिडिक। ठीक है, और 7 से ज़्यादा बेसिक, इसको ध्यान रखिएगा। और ये भी याद रखिएगा, जो पीएच स्केल में टोटल रेंज कितने होते हैं, 0 से 14। ठीक है, चलिए। और हाँ एक चीज़ और, जो पीएच स्केल का आविष्कार किसने किया था, ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछता है। पीएच स्केल का आविष्कार किसने किया था, तो याद रखिएगा सोरेनसेन। किसने आविष्कार किया था, सोरेनसेन ने पीएच स्केल का आविष्कार किया था। ठीक है, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हम लोग एक एक क्वेश्चन को पूरा डिटेल में देखते जाएंगे और सीखते जाएंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेचुरल डिजास्टर इन विच कार्बन डाइऑक्साइड सडनली इरप्ट फ्रॉम डीप लेक वाटर इज नोन एज, बताइए। प्राकृतिक आपदा जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड अचानक एक गहरी झील के पानी से गूंज उठती है, उसे क्या कहते हैं, उसे क्या से जाना जाता है, लेक स्ट्रीम या फ्लूवियल या ग्लेशियस या ल्यूमिनिक, बताइए। ये भी क्वेश्चन पूछे बहुत बार। ये क्या हो जाएगा, लिमिनिक, इसको याद रखिएगा। इसमें क्या निकलते हैं, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, डीप झील से मतलब गहरी झील से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर। स्टील किस वजह से रबर की तुलना से अधिक लचीला है, बताइए। ऑप्शन ए, रिक्वायर लार्जर डिफॉर्मिंग फोर्स, इज नेवर डिफॉर्म, इज डिफॉर्म वेरी इजली या इज हार्डर देन रबर। हिंदी में बड़े विरूपण बल के आवश्यकता से या विकृत कभी नहीं है या बहुत आसानी से विकृत या रबर की तुलना में कठिन है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इज डिफॉर्म इजली, ऑप्शन सी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, बहुत आसानी से विकृत होते हैं। देखिए इसमें मैं बताता हूँ इसका एग्जैक्टली होता क्या है। इसमें ये जो इलास्टिक लिखा हुआ है ना, मतलब लचीला, एक्चुअली जो लचीलापन होता क्या है, देखिए एक रबर है, ठीक है, और एक स्टील है, ठीक है, STEEL, ये एक रबर है और एक स्टील है। तो देखिए आप लोग रबर बैंड को तो देखे होंगे, रबर बैंड को, तो रबर बैंड को आप लोग पहले ये समझ लीजिए कि लचीलापन जो इलास्टिक होता क्या है। कोई भी वस्तु पे यदि हम बल लगाएं और बल हटाने के बाद वो वापस वही अवस्था में आ जाए,
तो उसे क्या बोलेंगे, वो ज़्यादा इलास्टिक है, वो ज़्यादा लचीला है। तो देखिए जो रबर है उसमें हम लोग ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो रबर क्या होगा, टूट जाएगा, वो अपने जो पुराने अवस्था में लौट पाएगा, नहीं लौट पाएगा। मगर स्टील को हम लोग जब अधिक बल लगाएंगे और वो बल को हटा देंगे तो स्टील क्या होगा, जैसे थी वैसा ही रहेगी। ठीक है, तो इसी को क्या बोलते हैं, इलास्टिक। इसी को क्या बोलते हैं, इलास्टिक। इसलिए जो स्टील है वो ज़्यादा इलास्टिक है एज़ कम्पेयर टू रबर, क्योंकि इसमें जो बल लगाते हैं और बल हटाने के बाद जो स्टील में कोई चेंजेस नहीं होता है। मगर जो रबर जो है उसमें ज़्यादा बल लगाने से, ज़्यादा फोर्स लगाने से ये ब्रेक डाउन हो जाती है, टूट जाती है। ठीक है, इसलिए जो स्टील है वो ज़्यादा इलास्टिक है, क्योंकि ये फोर्स हटाने के बाद, बल हटाने के बाद ये अपने वापस वही पोजीशन में रहती है। ठीक है, और इसे याद रखिएगा एक क्वेश्चन, ये डायरेक्ट बोलेगा कि स्टील का जो यंग मॉडुलस है, यंग मॉडुलस वो हमेशा रबर से ज़्यादा होता है। ठीक है, रबर से ग्रेटर होता है। ठीक है, उसके जगह डायरेक्ट क्या लिख देगा, इलास्टिक की जगह क्या लिख देगा, यंग मॉडुलस। ठीक है, तो याद रखिएगा यंग मॉडुलस बोलिए या इलास्टिक बोलिए एक ही बात है। यंग मॉडुलस जो होता है वो रबर, यंग मॉडुलस जो स्टील का रबर से ज़्यादा होता है, और यंग मॉडुलस कुछ नहीं है, ये इलास्टिक ही है। और इसका फॉर्मूला भी देख लीजिए, फॉर्मूला भी पूछता है बहुत बार। ठीक है, फॉर्मूला भी इसका देख लीजिए। फॉर्मूला होता है देखिए यंग मॉडुलस का, यंग मॉडुलस को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ई से। यंग मॉडुलस बोलिए या इलास्टिक बोलिए, उसको रिप्रेजेंट करते हैं ई से। यंग मॉडुलस इक्वल टू क्या होता है, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है इसमें, स्टेन ऑफ रस्ट ऑन क्लॉथ कैन बी रिमूव्ड बाय, कपड़े में जो जंग का धब्बा लग जाता है या दाग लग जाता है उसको हटाया जा सकता है किसके द्वारा, ऑक्जेलिक एसिड या पेट्रोल या एल्कोहल या पानी, H2O होगा। बताइए इसका आंसर क्या होगा, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑक्जेलिक एसिड। इसको याद रखिएगा। ठीक है, और हाँ ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है आप लोग को पता है, C2H2O4। ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, C2H2O4। बहुत बार ऑक्जेलिक एसिड नहीं लिख के डायरेक्ट फार्मूला दे देगा, तो आप याद रखिएगा ऑक्जेलिक एसिड का फार्मूला C2H2O4 होता है, जो कि कपड़े में दाग धब्बे जो लग जाते हैं उसको हटाने में काम आता है। ठीक है, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द फंडामेंटल ड्यूटी आर इंश्रेंड, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य निहित है, बताइए कौन सा पार्ट में है, 4A, 4B या 5 या 6 में, बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4A, याद रखिएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4A, मतलब पार्ट ए में मौलिक कर्तव्य के बारे में है। ठीक है, अच्छा इससे भी रिलेटेड कुछ और बातें, जो मौलिक कर्तव्य हैं ये अभी जो प्रेजेंट में कितनी संख्या है इसकी, जो प्रेजेंट में कितनी है, अभी कितनी है, 11। ठीक है, अभी 11 है, और पहले कितनी थी, पहले कितनी थी, मतलब ओरिजिनल मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटी मतलब मौलिक कर्तव्य वो कितनी थी, वो 10 थी। ठीक है, ये याद रखिएगा। ये कौन सा पार्ट में है, 4A में। और कभी आर्टिकल भी पूछ लेता है, और आर्टिकल कितनी है इसकी, कितने में है, 51A, मतलब 51A। ठीक है, और ये कौन सा संविधान संशोधन में जोड़ा गया था, तो ये भी याद रखिएगा, कब जोड़ा था, 42nd, मतलब 42 संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। डेट
1976, ठीक है। डेट क्या हो जाएगा इसका, डेट नहीं मतलब ईयर होगा, ईयर 1976 में, ठीक है। 42वां संविधान संशोधन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर cc, दिस इज स्ट्रिक्टली वैलिड एट, पानी की घनत्व 1 ग्राम cc है, यह सख्त कब वैध है, बताइए कब होता है, ये याद रखिएगा कब होता है, 4 डिग्री सेल्सियस में। सबसे ज़्यादा पानी का घनत्व कब रहता है, 4 डिग्री सेल्सियस में, ये याद रखिएगा, ठीक है, 4 डिग्री सेल्सियस में प्योर वाटर, ठीक है। और जो वाटर का जो बिहेवियर है वो कभी बढ़ता है और कभी घटता है, ठीक है। 4 डिग्री से कभी बढ़ेगा और या आधा, फिर 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे कहते कहते फिर घटना स्टार्ट हो जाएगा, फिर बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो उसे क्या करते हैं, एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर, उसे क्या बोला जाता है, एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर। और जो डेंस सबसे वाटर कब होता है, एट 4 डिग्री सेल्सियस में, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांस बाउंड्री पॉपुलेशन इज पॉल्यूशन इज काउज्ड बाय, ट्रांस बाउंड्री जो पॉल्यूशन है वो इज काउज्ड बाय अम्लीय वर्षा या बाउंड्री प्रदूषण का कारण क्या होता है, बताइए, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन या नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, बताइए किसके कारण होता है, ट्रांस बाउंड्री पॉल्यूशन। देखिए ट्रांस बाउंड्री पॉल्यूशन को एक और नाम से जाना जाता है एसिड रेन, याद रखिएगा, एसिड रेन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांस बाउंड्री पॉल्यूशन, ठीक है। तो किसके कारण होता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी, ठीक है, इसको याद रखिएगा। और मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहता हूँ, देखिए मैं सोच रहा हूँ कि देखिए MWF में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, और TTS में हम लोग करेंट अफेयर करेंगे। मैं सोच रहा हूँ करेंट अफेयर का वीडियो लेते आऊँ, क्योंकि एग्ज़ाम आने वाला है और करेंट अफेयर उसमें ज़्यादा रोल प्ले करता है, तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ MWF में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करेंगे और TTS में करेंट अफेयर करेंगे, ठीक है, ठीक। और जो संडे बच गया, संडे में ट्रिक करेंगे, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, MWF में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा और TTS में करेंट अफेयर के क्वेश्चन होंगे, ठीक है। और ये कब से लागू होगा, नेक्स्ट वीक से, मैं इसको नेक्स्ट वीक से स्टार्ट कर दूंगा, मैं इसे, ठीक है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं जब भी वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, और बेल बटन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि देखिए मैं करंट अफेयर का भी कंटेंट पे काम कर रहा हूँ, ठीक है, मैं करंट अफेयर के अभी कंटेंट में काम कर रहा हूँ, इसलिए मैं वीडियो जब भी अपलोड करूँगा तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाएगा, इसलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु कॉइन्ड द नेम पाकिस्तान, किसने पाकिस्तान का नाम गढ़ा, बताइए, मोहम्मद अली जिन्ना, फिजुल हक, लियाकत अली खां या चौधरी रहमत अली, बताइए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, चौधरी रहमत अली, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बाय विच चार्टर एक्ट द ईस्ट इंडिया कंपनी मोनोपोली ट्रेड विथ चाइना केम टू एन एंड, बताइए, किस चार्टर अधिनियम द्वारा
चीन ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार व्यापार को एक करने के लिए आया था? बताइए। चार्टर एक्ट 1973, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833 या चार्टर एक्ट 1853? बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा चार्टर एक्ट 1833, ऑप्शन सी, याद रखिएगा। 1833, चार्टर एक्ट 1833 में, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। ये जो मेनली जो आए थे, जो ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी थे, मोनोपोली कर रहे थे, ट्रेड कर रहे थे चाइना के साथ। वो क्या चीज़ के लिए कर रहे थे? टी ट्रेड कर रहे थे, चाय के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इन एनुअल पैटर्न द रिवर फ्लो, बताइए। कुंडलाकार पैटर्न में नदी प्रवाहित होती है, बताइए कैसे? फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, मतलब पश्चिम से पूर्व, या फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, उत्तर से दक्षिण, या लाइक रिंग, एक छल्ले की तरह, या इन ट्रांसवर्स डायरेक्शन, अनुप्रास्थ दिशा में? बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? लाइक ए रिंग, एक छल्ले की तरह, ठीक है, एक छल्ले की तरह। किस टाइप से होता है देखिए, और इसको कभी कभी कॉन्सेंट्रिक सर्कल भी बोलते हैं। इस टाइप से देखिए हो जाता है, इस टाइप से घूमते हैं, इस टाइप से नदियाँ घूमती है एक रिंग की फॉर्म में, ठीक है। इसको कॉन्सेंट्रिक सर्कल भी बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? कॉन्सेंट्रिक सर्कल, ठीक है, या लाइक अ रिंग, एक छल्ले की तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। द मेजर साउथ वेस्ट एशियन ऑयल फील्ड आर लोकेटेड इन, विशाल दक्षिण पश्चिम एशिया तेल क्षेत्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन 1 फारस की खाड़ी में, या परत दजला बेसिन, या अरब के रेगिस्तान, या रब अल खली डेजर्ट? बताइए किस में होगा, किसमें विशाल दक्षिण पश्चिम एशिया तेल क्षेत्र है? बताइए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शोर रीजन ऑफ पर्शियन गल्फ, मतलब फारस की खाड़ी में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। मेम्ब्रेन लिपिड ऑफ चिल सेंसिटिव प्लांट कंटेन, हिंदी में ठंड के प्रति संवेदनशील पौधों की वसा झिल्ली होती है, बताइए। लो प्रोपोर्शनल ऑफ सेचुरेटेड फैटी एसिड, या लो प्रोपोर्शनल ऑफ अनसेचुरेटेड फैटी एसिड, या इक्वल प्रोपोर्शन ऑफ सेचुरेटेड एंड अनसेचुरेटेड फैटी एसिड, या ऑप्शन डी हाई प्रोपोर्शन ऑफ अनसेचुरेटेड फैटी एसिड? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? हाई प्रोपोर्शन ऑफ अनसेचुरेटेड फैटी एसिड, मतलब ऑप्शन डी, हाई प्रोपोर्शन ऑफ अनसेचुरेटेड फैटी एसिड, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, एसएससी और रेलवे में आए हैं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। रेस्पिरेशन इज रिगार्डेड एज ए श्वासन डैश के रूप में जाना जाता है, बताइए। सिंथेटिक प्रोसेस, कृत्रिम प्रक्रिया, कैटाबॉलिक प्रोसेस, अपचय प्रक्रिया, या एनाबॉलिक उपचय प्रक्रिया, या रिडक्शन प्रोसेस? रिडक्शन प्रोसेस, बताइए। रेस्पिरेशन को आप क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? कैटाबॉलिक प्रोसेस, ये कैटाबॉलिक प्रोसेस है, ऑप्शन बी, मतलब अपचय प्रक्रिया, अपचय प्रक्रिया है इंग्लिश में कैटाबॉलिक प्रोसेस। मेनली देखिए कैटाबॉलिक प्रोसेस में होता क्या है। कैटाबॉलिक प्रोसेस में सिंपल एक लाइन याद रखिएगा, कैटाबॉलिक प्रोसेस में कुछ नहीं, जो ग्लूकोज होते हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? एनर्जी में, ठीक है, एनर्जी में कन्वर्ट हो जाते हैं, इसको आप याद रखिएगा।
कैटाबॉलिक में यही होता है, कैटाबॉलिक प्रोसेस में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, न्यूट्रॉन आर स्लो डाउन इन न्यूक्लियर रिएक्टर। किसकी वजह से होते हैं? न्यूट्रॉन किसके द्वारा परमाणु रिएक्टर में धीमे हो जाते हैं? बताइए किसके कारण। ऑप्शन देखिए और आंसर दीजिए। बताइए, फिजनेबल मटेरियल या मॉडरेटर या कंट्रोल रोड या कूलिंग सिस्टम, क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा मॉडरेटर। ठीक है, मॉडरेटर। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द साइंस ऑफ डायलेक्टोग्राफी इज कॉमनली नोन एज। डायलेक्टोग्राफी का विज्ञान समानता डैश के रूप में जाना जाता है। कार्बन डेटिंग, वाटर प्रिंटिंग, फिंगर प्रिंटिंग या इलेक्ट्रोकार्डोग्राम। बताइए किसके रूप में जाना जाता है डायलेक्टोग्राफी? बताइए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? फिंगर प्रिंटिंग। फिंगर प्रिंटिंग, ऑप्शन सी। आप लोग जानते हैं सभी लोगों का जो फिंगरप्रिंट रहता है वो हमें यूनिक रहता है, अनोखा रहता है, और जो फिंगरप्रिंट कभी भी चेंज भी नहीं होता है, अनचेंजेबल है। ठीक है, जो फिंगरप्रिंट क्या है? अनचेंजेबल है, जो कभी भी चेंज नहीं होता है, और सब पर्सन का क्या होता है? यूनिक होता है। ठीक है, तो जो डायलेक्टोग्राफी है ये किससे रिलेटेड है? फिंगर प्रिंटिंग से रिलेटेड है। ठीक है, देखिए, और मैं MWF में आपको बता चुका हूँ, जो MWF है उसमें हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, TTS में मैं करंट अफेयर का वीडियो लाने वाला हूँ। ठीक है, जो कि एकदम स्टार्टिंग से होगा, एकदम जनवरी से। ठीक है, और अभी तक वो कंटिन्यू चलेंगे TTS में, और संडे में ट्रिक की क्लास चलेंगे। ठीक है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए ख़त्म करते हैं।